गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम लोग आज इक्विलिब्रियम चैप्टर पर डिस्कशन करेंगे। यूनिट 7 है फर्स्ट बुक का। ऐसा है कि केमिकल इक्विलिब्रियम, खास करके केमिकल इक्विलिब्रियम इज इम्पॉर्टेंट, कहा जाता है इज इम्पॉर्टेंट इन वेरियस बायोलॉजिकल एंड इन्वायरमेंटल प्रोसेसेस। एक एग्जाम्पल है कि हम लोग जो कहते हैं कि जो हम लोग ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और वॉट एवर वी ईट, तो ब्लड में जो हेमोग्लोबिन है और ऑक्सीजन जो इनहेल करते हैं, इससे ऑक्सी हेमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होता है। एंड दैट ऑक्सी हेमोग्लोबिन इज इन इक्विलिब्रियम विथ hemoglobin and oxygen, and that helps in the transportation and delivery of oxygen from liver to muscles. और लीवर से मसल तक जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होके जाता है और डिलीवरी मैंने वहाँ मिलता है ऑक्सीजन को, वो ड्यू टू इक्विलिब्रियम है। सिमिलरली हम लोग के बॉडी में जो टॉक्सिसिटी होती है, जैसे कि हम लोग अगर किसी कारण से कार्बन मोनोऑक्साइड अगर इनहेल कर लिए तो कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होता है, और कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द टॉक्सिसिटी। ये सब तो डेली लाइफ में बायोलॉजिकल इम्प्लीकेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। अब अगर हम लोग लेट अस कम टू द केमिस्ट्री इन लैब। अगर लैब की केमिस्ट्री में अगर बात करें और एक जस्ट हम लोग चर्चा करें, डिस्कस करें कि व्हेन ए लिक्विड इन ए क्लोज्ड कंटेनर, लिक्विड इन ए क्लोज्ड कंटेनर, नॉट इन ओपन कंटेनर, अगर लिया जाए तो सब लोग जानते हैं कि लिक्विड मॉलिक्यूल्स विथ रिलेटिवली हायर एनर्जी विल इवापोरेट। क्लास 9 में ही पढ़ रहे थे इवापोरेशन टॉपिक, जो 9th में पढ़े थे उसमें हम लोग जानते थे कि लिक्विड मॉलिक्यूल्स का इवापोरेशन होता है। उसमें जो लिक्विड मॉलिक्यूल रिलेटिवली हायर काइनेटिक एनर्जी वाले होते हैं, व्हेन दिस मॉलिक्यूल कम टू द सरफेस दे एस्केप फ्रॉम द लिक्विड एंड दे एस्केप इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड वेपर्स। तो लिक्विड वेपर के रूप में स्केप कर जाता है वेपर फेज में, एंड अगेन द वेपर मॉलिक्यूल्स इन द वेपर फेजेज कम बैक और स्ट्राइक बैक टू द लिक्विड एंड आर रिटेन्ड इन द लिक्विड। और वेपर चूंकि क्लोज कंटेनर है, इसका मतलब पूरा ओपन स्पेस बहुत दूर तक अवेलेबल नहीं है, लिमिटेड स्पेस में वेपर है, वाटर के वेपर। तो वो वेपर्स आर लाइक गैसेस, और गैसेस अगर है तो ऑल डायरेक्शंस में वो मूव कर रहे हैं रैंडमली। तो सम ऑफ द वेपर मॉलिक्यूल्स या मॉलिक्यूल्स इन द वेपर फेज विल स्ट्राइक द लिक्विड एंड विल रिटेन इन द लिक्विड, और उससे हो जाता है कंडेंसेशन। वेपर अगर लिक्विड बन जाए तो कंडेंसेशन, और जो लिक्विड मॉलिक्यूल का वेपर बना था दैट इज योर इवापोरेशन। और अल्टीमेटली क्या होगा, एक टाइम आएगा कि देयर विल बी एन इक्विलिब्रियम। कब होगा? ये जो लिक्विड का जो वेपर बना और इफ इट इज कनेक्टेड विथ ए यू ट्यूब शेप apparatus containing mercury which is known as मैनोमीटर, तो मरकरी का लेवल कितना डिस्प्लेस होता है उससे उसका प्रेशर मेजर होता है। प्रेशर मेजर करने पर लोग पाते हैं धीरे धीरे कि वेपर प्रेशर धीरे शुरू में इंक्रीज होता है थ्रू इट कैन बी ऑब्जर्व थ्रू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मरकरी लेवल इन द बोथ लिम्स ऑफ द यू शेप्ड मैनोमीटर, और फिर पता चलेगा कि प्रेशर जो है सो धीरे धीरे कांस्टेंट हो जाता है, और तब हम लोग कहते हैं कि इक्विलिब्रियम स्टेट अराइव्ड हो गया और अचीव्ड हो गया। सिस्टम है जो अचीव्ड इक्विलिब्रियम स्टेट, क्योंकि वेपर का प्रेशर कांस्टेंट हो गया। वेपर का प्रेशर कांस्टेंट हो गया। कहा ये तभी संभव है जब लिक्विड से वेपर बनने की प्रक्रिया प्रोसेस द रेट एट विच द लिक्विड मॉलिक्यूल्स आर एवापोरेटिंग, और एवापोरेशन प्रोसेस रेट ऑफ एवापोरेशन इज इक्वल टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन। इसको हम लोग जनरली इस तरह से लिखते हैं H2O लिक्विड डबल हाफ एरो इस तरह से, और H2O गैस। ये जो डबल दो हाफ एरो देने का मतलब है कि बोथ द प्रोसेसेस ऑफ कन्वर्टिंग लिक्विड इनटू वेपर एंड द प्रोसेस ऑफ रिवर्टिंग वेपर इनटू लिक्विड are occurring simultaneously, and when the two processes occur at the same rate we say that equilibrium has been achieved। और वेपर प्रेशर भले कांस्टेंट हो गया बट काम रुका नहीं इस तरह से। इसीलिए काम रुका का मतलब कोई एक्टिविटी बंद नहीं हो गया, अभी भी लिक्विड से वेपर का बनना, वेपर से लिक्विड का बनना जारी है। इसका मतलब है देयर इज द मोशन, देयर इज द मोशन, देयर इज द डायनेमिसिटी। इसीलिए इसको कहते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम, इसको बोलते हैं। ठीक है। और
जो मिक्सचर होता है, इक्विलिब्रियम के समय जो भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो भी रहता है, इक्विलिब्रियम के समय अगर केमिकल रिएक्शन का केस होता तो रिएक्टेंट्स का प्रोडक्ट बनता और प्रोडक्ट में से कुछ बैक होकर रिएक्टेंट में वापस आ जाता। और एक समय जब इक्विलिब्रियम स्थापित हो जाता तब जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने वाले प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फॉर रिएक्शन ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन, और जो प्रोडक्ट से वापस आ जाए रिएक्टेंट में इसको कहते हैं रिवर्स रिएक्शन। रिवर्स रिएक्शन तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जब दोनों इक्वल हो जाता है तो इसको हम उस समय कुछ रिएक्टेंट बच जाएंगे, जो मतलब जितना बचना है बच जाएंगे, बैलेंस कांस्टेंट हो जाएंगे और क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट भी कांस्टेंट हो जाएंगे। मतलब ये ना तो रिएक्टेंट कम होगा ना प्रोडक्ट ज़्यादा होगा, ना कोई बढ़ेगा ना कोई घटेगा। उस समय कुछ रिएक्टेंट भी उस डब्बे के अंदर है और प्रोडक्ट भी, उस मिक्सचर का नाम होता है इक्विलिब्रियम मिक्सचर। ठीक है, इक्विलिब्रियम कहता है कि इस्टेब्लिश होता है सब तरफ से, केमिकल रिएक्शन में भी होगा और फिजिकल प्रोसेसेस में भी होता है, दोनों जगह होता है। रिएक्शन जो दोनों तरफ होता है उसी में ये संभव है। रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन रिवर्स डायरेक्शन, वहीं पर ये होगा। रिएक्शन का ये गारंटी नहीं है कि रिएक्शन जो फास्ट होगा उसी में इक्विलिब्रियम अचीव होगा या रिएक्शन जो स्लो होगा उसी में इक्विलिब्रियम अचीव होगा। रिएक्शन में भी फास्ट, रिएक्शन में भी स्लो। ठीक है, व्हेन द रिएक्टेंट्स इन ए क्लोज कंटेनर एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर रिएक्ट टू गिव प्रोडक्ट्स, जब रिएक्टेंट किसी क्लोज कंटेनर में प्रोडक्ट बनाना शुरू करे, जब हमने घड़ी देखा स्टार्ट, ऑब्जर्वेशन शुरू, रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स, तो जितना रिएक्टेंट हमने शुरू में लिया उतना तो बचेगा नहीं, चूंकि वो तो कन्वर्ट होकर प्रोडक्ट बना रहा है। तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ेगा। और एक समय ऐसा आएगा कि अब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन नहीं डिक्रीज कर रहा है, इट हैज बिकम कांस्टेंट, और प्रोडक्ट का इंक्रीज नहीं कर रहा है, इट हैज बिकम कांस्टेंट। तो दोनों का कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाए तो समझ लेना कि इक्विलिब्रियम हैज बीन अचीव्ड। और उस समय जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स में जितने भी हैं उसको बोला जाता है इक्विलिब्रियम मिक्सचर। बट काम नहीं रुकता है, उस समय भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे फिर भी नहीं डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि जितना ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है उतना अमाउंट में प्रोडक्ट रिवर्ट बैक होकर रिएक्टेंट दे देता है, इसलिए इसको डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। और ऐसे समय में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इक्वल होता है। ठीक है, इसको डायनेमिक इक्विलिब्रियम इसलिए कहते हैं कि देयर इज द activity in terms of the rate of reaction or in terms of the reactant being converted into product and product being giving back to reactant। ठीक है, इस तरह का केमिकल इक्विलिब्रियम जब होगा। अच्छा, केमिकल रिएक्शन जो प्रोसीड करता है तो किस हद तक प्रोसीड करता है, द एक्सटेंट टू विच द रिएक्शन प्रोसीड टू रीच इक्विलिब्रियम, उसको क्लासिफाई कर सकते हैं तीन तरह के। केमिस्ट्री में तीन तरह के रिएक्शन है। एक रिएक्शन ऐसा होता है कि रिएक्शंस दैट प्रोसीड्स नियरली टू कंप्लीशन, ऐसे रिएक्शन जो नियरली कंप्लीशन तक चला जाए, इसका मतलब है ओनली निग्लिजिबल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स आर लेफ्ट, एकदम नाम मात्र का रिएक्टेंट लेफ्ट होगा। और कई बार तो इट विल नॉट बी पॉसिबल टू डिटेक्ट देम एक्सपेरिमेंटली हमको डिटेक्ट करना मुश्किल होगा कि रिएक्टेंट मेरे पास बचा हुआ है। एक तरह का रिएक्शन ये हुआ तो प्रोडक्ट नाम मात्र का बनेगा, प्रोडक्ट सारे बन जाएंगे, रिएक्टेंट नाम मात्र का बचेगा या समझो नहीं बचेगा। दूसरा टाइप का रिएक्शन है द रिएक्शंस इन व्हिच ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स आर फॉर्म, बहुत कम प्रोडक्ट बनेगा एंड रिएक्टेंट विल रिमेन एज सच अनचेंज्ड रह जाएगा, जैसा लिए थे लगभग वैसा ही होगा। तीसरा वेराइटी का रिएक्शन ऐसा होगा इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर कंपेरेबल व्हेन द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। तो इस तरह से इक्विलिब्रियम होता है। हम लोग क्या कहते हैं, एक्सटेंट ऑफ ए रिएक्शन इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के समय कितना एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का सीधा सीधा मतलब बना, जो हमने रिएक्टेंट लिया था उसका कितना पार्ट, कितना पोर्शन प्रोडक्ट बना, कितना रिएक्टेंट का कितना परसेंटेज प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है, उसको कहते हैं एक्सटेंट। कहते हैं उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं या वो वैरी होता है विद द एक्सपेरिमेंटल कंडीशन, कि जैसे कि कितना कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट का, टेम्परेचर कितना लेकर काम कर रहे हैं, प्रेशर कितना है इत्यादि। ठीक है, तो ये सब हम लोग चर्चा करेंगे आगे। अब हम लोग ये देखें कि हम लोग को सिलेबस में है, जैसे हमने कहा था कि दोनों तरह के प्रोसेसेस में इक्विलिब्रियम अटेन होता है, फिजिकल प्रोसेसेस में भी और केमिकल प्रोसेसेस में। तो हम लोग पहले फिजिकल प्रोसेसेस में चर्चा करते हैं, इक्विलिब्रियम इन फिजिकल प्रोसेसेस।
इक्विलिब्रियम इन फिजिकल प्रोसेसेस। 1 से 10 तक 2 नंबर। इक्विलिब्रियम इन फिजिकल प्रोसेसेस। तो कहता है इक्विलिब्रियम कैन बी बेस्ट अंडरस्टूड या बेटर अंडरस्टूड। Equilibrium can be better understood if we consider the equilibrium in physical processes. Physical process अगर if we examine some of the physical processes, और physical processes का most familiar example अगर लेना है, you take the cases of phase transformation. Phase transformation का माने solid से liquid बना दो, phase transfer हो गया, liquid से gas बना दो, solid से direct gas बना दो। ये 3 तरह के हमको equilibrium है। हम लोग पहला चर्चा करते हैं solid liquid equilibrium। solid liquid equilibrium, solid liquid equilibrium. For this you take ice in a container, in a thermos। तो कहता है आइस एंड वाटर केप्ट इन ए परफेक्टली इंसुलेटेड थर्मस फ्लास्क। एकदम एक थर्मस फ्लास्क में आइस एंड वाटर, यू टेक आइस एंड वाटर at 273 Kelvin, which is the melting point of ice और freezing point of water at 1 atmospheric pressure। ठीक है। और ऐसी परिस्थिति में जब तुम रखोगे आइस एंड वाटर को, तो इंटरेस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स यू विल ऑब्जर्व, एंड द मास ऑफ आइस एंड वाटर डू नॉट चेंज विथ टाइम। इन सच ए केस, अगर इस तरह का परिस्थिति तुम पैदा करके रखे हो कि आइस और वाटर थर्मस फ्लास्क में लिए हो एट 273 Kelvin टेम्परेचर एंड 1 atmospheric pressure, the mass of ice and water will not change with time and the temperature remains constant, and that temperature is called the melting point of ice or freezing point of water. But it is not, the equilibrium is not static, because at this time also, at every moment of equilibrium, the ice particles from ice is being converted or is being transferred into the liquid state, and the molecules from liquid state is being transferred to the solid state। एकदम से जारी है, इसीलिए इसको कहते हैं बाउंड्री पर, आइस और लिक्विड का जो बाउंड्री है वहाँ पर सम एक्टिविटीज इज गोइंग ऑन, एंड दैट्स व्हाई सच एन इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड डायनेमिक इक्विलिब्रियम। और ऐसे परिस्थिति में कहा जाता है कि आइस से लिक्विड बनना और लिक्विड से आइस का बनना, वाटर से आइस का बनना, बोथ द प्रोसेसेस आर टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियसली एंड बोथ द प्रोसेसेस आर टेकिंग प्लेस एट इक्वल रेट। दूसरा है लिक्विड और वेपर इक्विलिब्रियम या लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम, लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम या लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम। लिक्विड वेपर भी कह सकते हो, लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। कहता है दिस इक्विलिब्रियम कैन बी बेस्ट अंडरस्टूड इफ यू कंसीडर द एग्जाम्पल ऑफ ए ट्रांसपेरेंट बॉक्स। एक फिगर बना हुआ है पेज नंबर 187 में, तुम्हारा जो ओल्ड बुक है उसमें एक फिगर बना हुआ है, यू कैन सी, एंड अगर कोई न्यू बुक है तो 4-5 पेज बाद होगा, उसमें देख सकते हो कि ट्रांसपेरेंट क्यूबॉइड टाइप का बॉक्स है, ट्रांसपेरेंट है तो नेचुरली ग्लास व्लास का बना होगा, और उसमें एक यू शेप का इंस्ट्रूमेंट सेट किया हुआ है कंटेनिंग मर्करी,
और उसी को बोलते हैं मैनोमीटर है। उसमें जो मरकरी है उसमें मरकरी कितना लेवल उसका चेंज होगा, लेफ्ट लिम्ब से मरकरी कितना डाउनवर्ड जाएगा और राइट लिम्ब में कितना ऊपर आएगा, दोनों मरकरी लेवल में जो डिफरेंस होगा हाइट का, उससे कैलकुलेट कर लेंगे कि गैस के अंदर जो ये डब्बे में या बॉक्स में जो गैस अगर कोई चीज़ होगा तो उस गैस के प्रेशर से कितना प्रेशर इसने एक्सर्ट किया होगा। तो इसके लिए क्या करना है, एक इस बॉक्स के अंदर स्मॉल अमाउंट या तो सम अमाउंट ऑफ एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड या फास्फोरस पेंटॉक्साइड, दोनों डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। इसका मतलब उस बॉक्स के अंदर अगर कोई मॉइस्चर का अगर कोई अंश या रह गया है तो उस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा, बॉक्स को टिल्ट करके इमीडिएटली कैल्शियम क्लोराइड को हटा देकर वहाँ पर वाच ग्लास में पानी लेकर उसके अंदर रख देंगे। और जब हम लोग ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे तो देखेंगे मैनोमीटर में जो मरकरी का लेवल है, लेफ्ट वाला लिम्ब का मरकरी धीरे धीरे नीचे की ओर जाएगा, राइट लिम्ब का मरकरी धीरे धीरे ऊपर आएगा। ये इंडिकेट करेगा कि बॉक्स के अंदर कहीं ना कहीं गैस या वेपर बना है जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, जिसके चलते मरकरी का लेवल लेफ्ट लिम्ब का नीचे जा रहा है, राइट लिम्ब में ऊपर जा रहा है प्रेशर की वजह से। तो शुरू में देखोगे कि एवापोरेशन तो कांस्टेंट रेट से होना है, क्योंकि टेम्परेचर अगर फिक्स है तो एवापोरेशन टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट रेट, एकदम समान रूप से होता है। लेकिन जैसे जैसे देखेंगे कि पहले शुरू में धीरे धीरे मरकरी का लेवल चेंज होगा, यानी प्रेशर थोड़ा कम दिखाएगा, धीरे धीरे दिखाएगा, थोड़ा तेज हो गया और थोड़ी देर के बाद कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट हो गया का मतलब जितना लेफ्ट लिम्ब में नीचे जाना था, राइट लिम्ब में ऊपर जाना था, उतना चला गया एंड द प्रेशर हैज बिकम कांस्टेंट। इसका मतलब है कि अब इक्विलिब्रियम स्टेट अचीव कर लिया है और उस समय जो प्रेशर कैलकुलेशन करके आएगा उसको हम लोग बोलेंगे दैट इज इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर और वेपर प्रेशर। वो तभी संभव है, होता ये है कि लिक्विड मॉलिक्यूल का इवापोरेशन हुआ, बंद डब्बा था, क्लोज कंटेनर था, वेपर का मॉलिक्यूल्स वहाँ पर कंसंट्रेट होने लगा डब्बे के अंदर, और vapor molecules are like gases, they are moving in all directions, so some of the vapor molecules strike the liquid and are in the retained in the liquid, यानी कंडेंसेशन हो गया तो एवापोरेशन और कंडेंसेशन होने लगा। तो जैसे जैसे वेपर ज़्यादा जमा हो गया बॉक्स के अंदर तो कंडेंसेशन फास्ट होने लगेगा धीरे धीरे। एवापोरेशन का तो रेट कांस्टेंट था, जब बराबरी पर हो जाए दोनों प्रोसेस तो उसको कहते हैं कि इक्विलिब्रियम हैज बीन अचीव्ड, इक्विलिब्रियम हैज बीन अचीव्ड। और जो वेपर प्रेशर बना उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर या वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड एट दैट टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर प्रैक्टिकल कर रहे हो। अब सवाल यह है कि उस वहाँ पर से वाटर लिया था उस डब्बे में, उसके जगह पर जितना अमाउंट में वाटर लिया था वो उतना सा मिथेनॉल ले लो, एसीटोन ले लो, इथेनॉल ले लो, लिक्विड चेंज कर दो और उसी टेम्परेचर पर प्रेशर वेपर प्रेशर अगर स्टडी करोगे तो वेपर प्रेशर सबका अलग अलग होगा। जो लिक्विड ज़्यादा वोलाटाइल है, जिसका मतलब जिसका आसानी से वेपर बनता हो तो उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। और ऑर्गेनिक लिक्विड्स जो होते हैं जिसके इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स जिसका कमजोर होगा वो जल्दी भागेगा, जल्दी वेपर बनेगा, ज़्यादा वेपर बनेगा, वेपर प्रेशर वैल्यू ज़्यादा होगा। दिस इज वन थिंग। दूसरी बात लिक्विड ज़्यादा बहुत ले लो, एक बार तुमने कम वाटर लिया, एक बार ज़्यादा वाटर लोगे तो ज़्यादा वेपर बनेगा, वेपर प्रेशर बढ़ेगा, अमाउंट पर डिपेंड करेगा। और तीसरा टेम्परेचर पर, वही सेम एक्सपेरिमेंट अगर ठंडे लो टेम्परेचर पर करोगे और ज़्यादा टेम्परेचर पर करोगे, ज़्यादा टेम्परेचर पर लिक्विड का मॉलिक्यूल ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी वाला होगा, मोर वेपर विल बी फॉर्म, वेपर प्रेशर विल बी इंक्रीज्ड। तो वेपर प्रेशर तीन बातों पर डिपेंड किया, नेचर ऑफ लिक्विड क्या है, यानी कौन लिक्विड मोर वोलाटाइल है उसका वेपर प्रेशर हाई होगा और जो लेस वोलाटाइल है उसका वेपर प्रेशर कम होगा। अमाउंट ज़्यादा है तो वेपर प्रेशर ज़्यादा बनेगा, टेम्परेचर ज़्यादा है तो वेपर प्रेशर ज़्यादा बनेगा। अब क्या है कि वाटर को अगर क्लोज कंटेनर में लिया जाए, प्रेशर रखा जाए 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1.013 बार के बराबर होता है। मतलब ऐसा यूनिट में बार वाला प्रेशर लिया जाए तो उस समय दोनों के बीच इक्विलिब्रियम होता है। और अगर ट्रांसपेरेंट बॉक्स है तो तुम देखोगे पूरा वाटर खौलना शुरू हो गया, अंग्रेजी में कहो बॉयल होना शुरू हो गया, एंड दैट टेम्परेचर इज नॉन एज बॉइलिंग पॉइंट और नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। तीसरा है सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम या सॉलिड गैस इक्विलिब्रियम। सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम, सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम कहता है let us now consider the system where solid sublime to vapor state,
सब्लाइम टू वेपर स्टेट का मतलब क्या हुआ, जो सब्लिमेटिंग सब्सटेंस होगा वही, जैसे आयोडीन, कैम्फर, अमोनियम क्लोराइड वगैरह, दीज आर द सब्लिमेटिंग सब्सटेंसेस, 9th में पढ़े वो, इसलिए अभी बताने की जरूरत नहीं। तो कहता है अगर इफ़ यू प्लेस सम सॉलिड आयोडीन इन ए क्लोज वेसल, एक क्लोज वेसल में रख दें और बस खाली देखते जाओ तो पता चलेगा कि द वेसल गेट्स फिल्ड विथ वायोलेट वेपर्स एंड द इंटेंसिटी ऑफ द कलर इंक्रीजेज विथ टाइम। शुरू के साथ जैसे जैसे आयोडीन का वेपर बनते जाएगा वायोलेट कलर की इंटेंसिटी बढ़ते जाएगी, आफ्टर सम टाइम द इंटेंसिटी ऑफ कलर बिकम्स कांस्टेंट, समझ लो इक्विलिब्रियम हैज बीन अचीव्ड बिटवीन द सॉलिड आयोडीन एंड द वेपर आयोडीन। तो सॉलिड आयोडीन, आयोडीन सॉलिड, आयोडीन सॉलिड एंड आयोडीन वेपर, आयोडीन सॉलिड एंड आयोडीन वेपर के बीच में इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो गया है और कलर की इंटेंसिटी कांस्टेंट हो गई है या फिक्स हो गई है। ठीक है, तो अब क्या है, इसको कहते हैं कि सॉलिड आयोडीन हैज वेपोराइजेज टू वेपर आयोडीन, वेपर आयोडीन हैज कंडेंस्ड टू सॉलिड आयोडीन, एंड व्हेन द two rates of the opposite processes are equal, the equilibrium has been achieved. Similarly, other examples है camphor solid, camphor vapor और अमोनियम क्लोराइड का सॉलिड और अमोनियम क्लोराइड का वेपर। तो ये हुआ फेज ट्रांसफॉर्मेशन का इक्विलिब्रियम। अब हम लोग जरा सा देखते हैं इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग equilibrium involving dissolutions of solids and gases in liquid। है कि जिस दिन बुलाया जाए उस दिन आइएगा तब ना, अभी तो प्रयास नहीं कर सकता ना, तो ये करेगा ना। Now we shall discuss the equilibria involving dissolving of solids or gases in liquid। सॉलिड को लिक्विड में और गैस को लिक्विड में डिजोल्व कराना है और देखना वहाँ कहाँ इक्विलिब्रिया होता है। तो सबसे पहले सॉलिड इन लिक्विड इक्विलिब्रिया, सॉलिड इन लिक्विड इक्विलिब्रिया पर चर्चा करेंगे। इक्विलिब्रिया सॉलिड इन लिक्विड, इन लिक्विड मैंने डिजॉल्व्ड इन लिक्विड, सॉलिड डिजॉल्व्ड इन लिक्विड इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम। तो कहता है कि वी नो फ्रॉम आवर एक्सपीरियंस, सबको अनुभव है क्या, दैट वी कैन डिजॉल्व ओनली ए लिमिटेड अमाउंट ऑफ सॉल्ट और वाटर इन ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्ट और शुगर इन ए गिवन अमाउंट ऑफ वाटर। सब लोग जानते हैं अगर वाटर का अमाउंट अगर दे दिया जाए कि भाई आधा गिलास पानी है तो उसमें चीनी या शुगर या सॉल्ट अनलिमिटेड नहीं डिजॉल्व होगा, कुछ न कुछ मात्रा तक डिजॉल्व होगा और उसके बाद वो डिजॉल्व होना बंद हो जाएगा। फिर भी तुम क्या करोगे, चीनी डाल रहे हो नहीं, जब घुलने लगा तो हम पानी को गर्म करेंगे, गर्म, और चीनी जितना ज़्यादा चाहे तो हम लोग घोल देंगे खूब गर्म करके और सॉल्यूशन बना दिए एकदम थिक सिरप, गर्म किए डिजॉल्व हो गया ज़्यादा, अब उसको छोड़ दिए धीरे धीरे रूम टेम्परेचर तक अगर कूल होने दिए तो जो एक्स्ट्रा शुगर डिजॉल्व हो गया है दैट विल सेपरेट आउट एट द बॉटम ऑफ द बीकर, बीकर के नीचे बैठ जाएगा। बट चीनी वाटर के यानी सॉल्यूशन के अंदर अभी है, जितना घुल सकता था डिजॉल्व हो सकता था उतना डिजॉल्व किया हुआ है, जो एक्स्ट्रा हमने बाय हीटिंग और बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर जबरदस्ती घोल दिए थे वो बाहर निकला हुआ है। Now in that container or the beaker contains two types of sugar. Sugar in the crystal form at the bottom of the beaker, sugars dissolved in the solution। दो तरह का शुगर है, सॉल्यूट है, घुला हुआ और नहीं घुला हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि दैट इज ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड द सिस्टम हैज अटेन्ड एन इक्विलिब्रियम, सिस्टम ने एक इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया है। किसका? अच्छा, स्टैटिक इक्विलिब्रियम नहीं है। अगेन जो शुगर नीचे क्रिस्टल के रूप में बॉटम पर बैठा हुआ उसमें से कुछ शुगर अभी भी डिजॉल्व हो रहा है और जो डिजॉल्व किया हुआ शुगर है वो क्रिस्टलाइज आउट होकर बाहर हो रहा है। इसका मतलब अगेन द टू टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस आर टेकिंग प्लेस एट द सेम रेट एंड वी से दैट इक्विलिब्रियम हैज बीन अचीव्ड। कहते हैं कि इक्विलिब्रियम अचीव हो गया है। ठीक है, सो दिस इज वन थिंग।
अब हम लोग जरा देखें, वो लोग सर कैसे पता चलेगा कि ये बात है, सही बात है? तो इसका पता करने के लिए जब इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया है, हम लोग जब पता लग जाए और चेक करना है कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम है कि नहीं, तो थोड़ा रेडियो एक्टिव शुगर सॉलिड वाला डाल देंगे। हम तो जान रहे हैं एक सॉल्यूशन के अंदर जितना शुगर हो सकता था घुला हुआ है, आगे नहीं घुलना चाहिए। और हम रेडियो एक्टिव शुगर डाले तो कहाँ डाले? सॉलिड के रूप में। चीनी जितना घुलना था घुल गया है, तो रेडियो एक्टिव शुगर को नीचे बैठा हुआ रहना चाहिए, सॉल्यूशन में नहीं जाना चाहिए। बट थोड़ी देर के बाद देखते क्या है, अगर सॉल्यूशन को निकाल के चेक करते हैं तो पता चलता है इसमें इसके अंदर जो शुगर घुला हुआ है वो रेडियो एक्टिव नेचर का है। इसका मतलब क्या हुआ कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया था उसमें भी रेडियो एक्टिव शुगर चला गया, रेडियो एक्टिव शुगर चला गया। और टेक्नोलॉजी ऐसे ऐसे हैं जो बता सकता है कि थोड़ी देर के बाद रेडियो एक्टिव शुगर सॉल्यूशन में भी है और बाहर भी है, और उसकी मात्रा कुछ देर के बाद फिक्स्ड हो गई है परसेंटेज। इसका मतलब इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया है। इससे पता चलता है क्या? तो इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इन नेचर। अब है गैसेस डिजॉल्व्ड इन लिक्विड इक्विलिब्रियम। गैसेस डिजॉल्व्ड इन लिक्विड इक्विलिब्रियम बहुत हम लोग का कॉमन एक्सपीरियंस है कि व्हेन द सोडा वाटर बोतल इज ओपन, हम लोग मोटे तौर पर कहते हैं कोल्ड ड्रिंक, तो सम ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस डिजॉल्व्ड इन इट फिजेज आउट रैपिडली। तुरंत उसमें अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है तुरंत बाहर निकल जाता है। ऐसा लगता है कि फैन बन के एकदम से लगता है उछाल मार दिया। और इस तरह का फेनोमेनन क्यों हुआ? डिफरेंस इन सॉल्युबिलिटी। क्या हो रहा है? डिफरेंस इन सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट डिफरेंट प्रेशर। बोतल जब बंद था हाई प्रेशर में तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक थी, उसके अंदर डिजॉल्व किया हुआ, और जब ढक्कन खोल दिए प्रेशर रिलीज हो गया, प्रेशर डिक्रीज, कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी कम हो गई, तो जो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड था दैट फिजेज आउट। ठीक है। और इस प्रकार से हर प्रेशर पर अब भी इक्विलिब्रियम है, अभी भी ऐसा नहीं कि कार्बन डाइऑक्साइड सब निकल गया, कुछ ना कुछ अभी भी है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो घुला हुआ है और जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर है उसके बीच एक इक्विलिब्रियम है, जो सॉल्यूशन में कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जो बाहर है उसके बीच इक्विलिब्रियम है। कहता है इस तरह का इक्विलिब्रियम गवर्न होता है हेनरी लॉ से, जिसमें बताया गया है मास ऑफ ए गैस डिजॉल्व इन ए गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट या लिक्विड एट एनी टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस एबव द सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये हो गया। अब है क्या कि हम लोग जनरलाइज क्या कर सकते हैं? तो सॉलिड और लिक्विड का इक्विलिब्रियम जो हम लोग लिए थे, आइस वाला और वाटर वाला, तो उसमें देखे थे सिर्फ एक ही ऐसा टेम्परेचर है, उसका नाम है मेल्टिंग पॉइंट एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जब दोनों फेज को एग्जिस्ट कर सकता है। अदरवाइज उस टेम्परेचर को जरा बढ़ा दोगे सारा आइस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, कोई सॉलिड नहीं बचेगा। और टेम्परेचर को उससे जरा सा नीचे कर दोगे सारा लिक्विड आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, ओनली सॉलिड विल एग्जिस्ट। इसका मतलब दोनों को एग्जिस्ट करने के लिए एक पार्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए, एक पार्टिकुलर प्रेशर पर। और कहते हैं कि देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट विद द सराउंडिंग, द मास ऑफ द टू फेजेज रिमेन्स कांस्टेंट। अगर हम लोग सराउंडिंग से कोई हीट का लेना देना नहीं करें तो दोनों फेजेज का मास कांस्टेंट रहेगा। आइस अगर 1 किलो है तो 1 किलो रहेगा, पानी 1 किलो है तो न ये 1 मिलीग्राम भी कम होगा ना वो 1 मिलीग्राम कम होगा, यानी दोनों के मासेस कांस्टेंट रहेंगे एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर एंड दैट टेम्परेचर इज मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट। आइस का नाम लो तो मेल्टिंग पॉइंट, वाटर का नाम लो तो फ्रीजिंग पॉइंट। प्रेशर होना चाहिए 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दूसरा बात है लिक्विड वेपर, वाटर से जो वो बनाए थे ट्रांसपेरेंट बॉक्स में वाटर का वेपर, उसमें तय है कि वेपर प्रेशर कांस्टेंट होगा एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर एट ए गिवन टेम्परेचर। वेपर प्रेशर कांस्टेंट होगा, अगर पार्टिकुलर लिक्विड है तब लिक्विड बदलोगे तब चेंज होगा वेपर प्रेशर। तीसरा था डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिबिलिटी कांस्टेंट है एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। जैसे 100 ग्राम पानी में अगर 25 ग्राम चीनी घुलना है रूम टेम्परेचर पर तो 25 ग्राम ही घुलेगा, उससे ज़्यादा नहीं घुल सकता। हाँ, टेम्परेचर बढ़ाओगे ज़्यादा घुलेगा। चौथा था डिसोल्यूशन ऑफ गैसेस इन लिक्विड, इसमें था कंसंट्रेशन ऑफ ए गैस इन लिक्विड या अमाउंट मास ऑफ गैस इन लिक्विड। इन लिक्विड का माने सॉल्यूशन के अंदर जो गैस घुल गया वो क्या है, प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द लिक्विड। लिक्विड के ऊपर जो गैस हम लोग डाले थे उसका कितना प्रेशर था उसके प्रोपोर्शनल होता है। तो लिक्विड और वेपर वाले में वेपर प्रेशर कांस्टेंट होता है, सॉलिड और लिक्विड वाले में मेल्टिंग पॉइंट फिक्स्ड होता है कांस्टेंट टेम्परेचर पर। सॉल्यूट को अगर डिजॉल्व करोगे सॉल्यूशन में
तो उसमें कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इज कांस्टेंट एट ए गिवन टेम्परेचर। गैस को अगर लिक्विड में डालोगे तो कांस्टेंट एट ए गिवन टेम्परेचर। ये सब बातें हैं। और जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फिजिकल प्रोसेसेस में जो इक्विलिब्रिया होता है, अभी तक केमिकल प्रोसेसेस में हम लोग नहीं इंटर किए हैं, हम लोग दूसरे दिन देखेंगे। तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रिया इन्वॉल्विंग फिजिकल प्रोसेसेस, वो केमिकल बहुत सब कैरेक्टरिस्टिक्स जो है केमिकल प्रोसेसेस में भी लागू होगा, लेकिन अभी फिजिकल प्रोसेसेस में बात करते हैं। पॉइंट नंबर 1 है कि इक्विलिब्रियम इज पॉसिबल ओनली इन ए क्लोज कंटेनर, क्लोज सिस्टमैटिक इवेंट। एकदम सिस्टम बंद रहेगा, डब्बा बंद रहेगा तो इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा, नहीं तो नहीं होगा। दिस इज वन थिंग। बोथ द अपोजिंग प्रोसेसेस अकर